हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में थेल्स थ्योरम के बारे में सीखे थे और आज हम लोग सीखेंगे थेल्स थ्योरम का विलोम। तो आइए स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम का विलोम। देखिए, थेल्स थ्योरम का विलोम क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, हम लोग सीखे थे थेल्स थ्योरम में, क्या सीखे थे कि कोई भी एक त्रिभुज था और किसी भी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर, मान लीजिए अगर हम इस भुजा को लिए थे तो अन्य दो भुजा ये और ये था, तो इसके समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं पे खींचे थे तो ये रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हुआ था, आपस में बराबर हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि हम इसी के सब पैरेलल लेंगे, ऐसे भी हो सकता है। जैसे ये है त्रिभुज है, तो मान लिए हम कि इस भुजा के हम समांतर लेना चाहते हैं, तो इस भुजा के समांतर लेना चाहेंगे तो क्या होगा, अन्य दो भुजा तो ये और ये होगा, तो इसके पैरेलल लाइन, तो ये इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से हम इस भुजा को भी ले सकते हैं। इस भुजा के सामने अगर पैरेलल करेंगे, इस भुजा के अगर समांतर देखेंगे तो अन्य दो भुजा तो ये होगा, इस पर अगर पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये रेशियो और ये रेशियो, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये था हमारा थेल्स थ्योरम। उसमें क्या था कि पैरेलल दिया था, पैरेलल बोला था कि कोई भी त्रिभुज है उसके एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचा जाए किस पर, अन्य दो भुजाओं पर, तो जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होगा। तो ये था थेल्स थ्योरम। उसमें क्या था, पैरेलल दिया हुआ था, ठीक है। थेल्स थ्योरम के, थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या है कि इस बार क्या है कि रेशियो दिया हुआ है कि इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों आपस में बराबर है, ये दिया हुआ गिवन है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये तीसरी भुजा जो रेखा अन्य दो भुजाओं पर जो रेखा खींचे हैं वो और तीसरी भुजा आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। तो समांतर होगा, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम के विलोम में, उल्टा में। थेल्स थ्योरम का विलोम का मतलब उल्टा, अपोजिट। तो उसमें क्या था थेल्स थ्योरम में कि रेशियो क्या था, प्रूफ करना था, और ये समांतर रेखा दिया हुआ था, गिवन था। लेकिन इसके वो अपोजिट में क्या करना है हम लोगों को कि इस बार रेशियो क्या है, गिवन है, रेशियो दिया हुआ है, लेकिन साबित क्या करना है कि क्या होगा, जो अन्य भुजाएं हैं, तीसरी भुजा है वो अन्य दो भुजाओं पर जो रेखा खींचा गया है वो और तीसरी भुजा क्या होगा, पैरेलल होगा। यही हम लोगों को थेल्स थ्योरम के विलोम में प्रूफ करना है। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दी, तो कोई त्रिभुज है, मान ली ए बी और सी कोई त्रिभुज है, तो क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो कोई त्रिभुज है, उस पर अगर अन्य किसी दो भुजा पे अगर एक रेखा खींचते हैं तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अगर इस दोनों भुजा को लिए हैं तो तीसरी भुजा तो ये होगा, तो इसके समांतर क्या होगा, ये। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है कि DE समांतर BC कैसे। तो अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि हम इसी साइड को लें, इस साइड को लेंगे तो अन्य दो भुजा AC और BC होगा, तो यहाँ से पैरेलल लाइन खिंचाएगा। अगर हम इस भुजा को लेंगे तो अन्य दो भुजा AB और BC कहलाएगा, तो यहाँ से पैरेलल लाइन खींचेंगे, तीसरी भुजा ये हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी हम लोग साइड लेकर के कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब क्या हम लोगों को करना है कि DE और BC को क्या करना है, प्रूफ करना है कि पैरेलल कैसे। तो देखिए, पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये लाइन एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा। अगर इस तरह से डायरेक्ट लिख देगा या ट्रायंगल बना करके भी नाम दे सकता है। नाम मानने के लिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि ABCDE ही माने, कुछ भी अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर मान सकते हैं। आपको PQMNO कुछ भी मानना है, जो मानना है आप लोग, नाम है तो उसको मान सकते हैं।
तो पहले हम लोग को क्या करना है कि जो गिवन है दिया हुआ उसको लिख लेंगे। क्या दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, तो दिया क्या है, तो इस क्वेश्चन लैंग्वेज के आधार पे हम लोग मान लिए कि त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC मान लिए उसकी भुजाएं AB और AC को रेखा DE, जो रेखा DE है इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा BD, यानी AD और BD का अनुपात और AE और EC का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग थेल्स थ्योरम में यही तो प्रूफ किए थे कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ये थेल्स थ्योरम से प्रूफ किए थे ना, थेल्स थ्योरम में, तो ये थेल्स थ्योरम से प्रूफ हो गया था। तो इस बार क्या है कि ये चीज़ दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, DE जो है BC के समांतर है। जस्ट इसका उल्टा प्रूफ करना है। उसमें उस समय क्या था कि DE समांतर BC गिवन था, दिया हुआ था, हम लोग को प्रूफ करना था रेशियो। लेकिन इस बार क्या करना है कि रेशियो दिया हुआ है थेल्स थ्योरम के विलोम में और प्रूफ करना है समांतर। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या रचना किया जाए, तो बस उसे जो हम लोग थेल्स थ्योरम में रचना किए थे वही इसमें भी कर देना है। हम लोग क्या किए कि EN लंब डाल दिए AB पर और DM लंब डाल दिए AC पर और CD और BE को क्या किए, आपस में मिला दिए। ऐसा क्यों किए, तो देखिए अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि DE और BC क्या है, समांतर प्रूफ करना है, ताकि क्या किया जाए कि समांतर हो जाए। तो रचना तो वही कर दिए कि इसको इससे मिला दिए, इसको इससे, और लंब डाल दिए। लेकिन अब हम लोगों को प्रूफ कैसे करें, अभी तो सोचना कि आखिर प्रूफ इसको कैसे किया जाए कि ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगा, यही तो सोचना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE को अगर हम लोग बराबर प्रूफ कर दें किसी तरह से, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बराबर प्रूफ कर दे, तो एक थ्योरम हम लोगों को पता है, क्या पता है, एक ही आधार से और समान समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब वो रेखा क्या होगा, दो रेखा समांतर होगा, समांतर रेखा के बीच ही ऐसा संभव था ना। तो अगर हम लोग किसी तरह से अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बराबर किसी तरह से प्रूफ कर दे, तो ये क्या होगा, ऐसा कब होता है, जब ये दोनों पैरेलल होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको प्रूफ कर देंगे कि इसका और इसका एरिया अगर बराबर हो जाए, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि DE पैरेलल BC हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, देखिए ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल हम लोग उस जैसे हम लोग थेल्स थ्योरम प्रूफ किए थे ना, उस तरह से आधा पार्ट तो उतना ही तक होगा, समीकरण 3 तक 4 तक, उसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग है, बस ध्यान देना। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार क्या है, AD है, और ऊंचाई क्या है, EA, क्या है, EA। तो इसको समीकरण 1 मान लिए। पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो BDE में देखेंगे तो 1/2 गुने आधार, आधार क्या है BD, ऊंचाई क्या है EN। तो EN जो ऊंचाई है बाहर से है, जो हम लोग थेल्स थ्योरम में सीख चुके हैं, तो EN ऊंचाई हो गया। इसको समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, तो ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल हो गया है। और राइट हैंड साइड में डिवाइड दीजिएगा तो समीकरण 1 का ये है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समीकरण 2 में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो AD बटा BD है। इसको समीकरण क्या मान लिए, 3 मान लिए। क्या मान लिए, 3। तो एक बार क्या किया हम लोग, त्रिभुज ADE को लेकर चले और एक बार त्रिभुज BDE को लेकर के चले, तो हमारा ये रिलेशन मिल गया। अब अगला बार क्या करेंगे कि ADE को लेकर चलेंगे और CDE को लेकर चलेंगे, तो और AE और EC का रिलेशन जो हम लोग को पता है पहले से, वो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार ADE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने आधार,
इस पर क्या आधार इस पर क्या होगा ए ही होगा, और ऊंचाई क्या होगा DM, ये ऊंचाई हो गया जो लंब खींचे हैं। और CD का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, तब आधार देखो CDE में आधार ये हो गया और ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई तो बाहर से DM क्या है, ये ट्रायंगल है, इसके बाहर से ऊंचाई है DM, तो यहाँ भी 1/2 से 1/2 कट गया। उसी तरह से इसी प्रकार भाग दे देंगे इसी को भी, तो बचेगा क्या AE/EC। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 4। देखिए अब चूंकि समीकरण 3 एवं 4 में दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष क्या था समीकरण 3, समीकरण 4 जो है, समीकरण 3 और समीकरण 4 में दायां पक्ष बराबर है। देखिए AD/BD और AE/EC बराबर है। बराबर कैसे है, प्रश्न के अनुसार से, प्रश्न में क्या था AD/BD और AE/EC क्या था, उसका अनुपात बराबर दे रखा था, तो उस प्रश्नानुसार ये क्या है दायां पक्ष क्या है बराबर है। तो जब समीकरण 3 और 4 में दायां पक्ष बराबर हो गया तो क्या होगा बायां पक्ष भी बराबर होगा। इसीलिए समीकरण 3 एवं 4 से बायां पक्ष को भी क्या कर देंगे बराबर, यानी AD का क्षेत्रफल और BD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD का क्षेत्रफल बटा CDE का क्षेत्रफल। तो लिख दिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और BD का क्षेत्रफल का अनुपात, और AD का और CDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा आपस में बराबर होगा समीकरण 3 और 4 से। तो देखिए ADE और ADE तो कट गया, तो बचा क्या त्रिभुज BD का क्षेत्रफल 1/, बचा और यहाँ भी 1/, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या होगा त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको समीकरण क्या मान लिए 5 मान लिए। अब देखिए हम लोग क्या सीखे थे कि एक ही आधार से अगर समान समांतर अगर एक रेखा है तो उससे बना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कब, जब ये दोनों क्या होता है समांतर होता है। तो हम लोग क्या किए कि त्रिभुज का BDE और त्रिभुज CDE को क्या प्रूफ कर दिए, यहाँ बराबर आ गया ना समीकरण 5 से। तो ऐसा कब होता है, जब बराबर कब आता है, ये त्रिभुज BDE और CDE बराबर कब आता है, जब DE और BC पैरेलल होता है तभी ना। जब एक ही आधार और समान समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कब होता है, जब एक ही रेखा और समान समांतर रेखा के बीच बनता है तभी होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बराबर समीकरण 5 से प्रूफ कर लिए। तो ऐसा कब होता है, जब ये और ये DE और BC पैरेलल होता है तभी होता है ना। तो देखिए अब चूंकि दोनों त्रिभुज BDE और CDE इसी रेखा से भी बना था, इसी रेखा से ये भी बना है, एक ही आधार से बना है, इसी आधार से देखिए यही आधार है, BDE का भी यही आधार है और CDE का भी यही आधार है। तो क्या है एक ही आधार से बना था दोनों समीकरण 5 से क्या है बराबर है। समीकरण 5 से इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या है बराबर है। तो आपस में जब बराबर है तो बराबर कब होता है, जब एक ही आधार से बना जो त्रिभुज है बराबर कब होता है, जब क्या होता है वो लाइन जो हम लोग अन्य दो भुजा पे खींचते हैं वो तीसरी भुजा के समांतर होता है, तभी ना ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं BC समांतर DE। तो ये हम लोग यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। आई होप आप लोगों को एथेल्स थ्योरम का विलोम समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ। हम लोग उसमें प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद सीखेंगे और भी बहुत सारा थ्योरम। हम लोग लगभग 7-8 थ्योरम सीखेंगे, तो उसी में से एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इसका ध्यान से समझ लेना है। 2-4 बार जितना बार आपको वीडियो में मन है उसको देखिए और उसको अच्छा से समझिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के साथ। थैंक यू वेरी मच।